हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज दोस्तों हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। तो हेडिंग डालेंगे आज के चैप्टर की इंश्योरेंस क्लेम। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर आप तभी स्टार्ट करना जब आपके दो चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कौन कौन से? एक कंसाइनमेंट और दूसरा फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, वो और एक कंसाइनमेंट चैप्टर, क्योंकि उन दोनों चैप्टर का यहाँ पर रोल होने वाला है। तो जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं वो दो चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट डायरेक्टली अपने हिसाब से करता है। वो कहता है इंपॉर्टेंट मैं पहले कर लेता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो डायरेक्टली इसमें जंप करने लग जाता है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में बता दिया कि भाई पहले आप वो कर लीजिएगा दोनों चैप्टर एंड देन फिर इस पर आ जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या एज्यूम करता हुआ चलूंगा कि आपने वो दोनों चैप्टर कर ही लिए हैं, तो इसलिए आपको वहाँ की नॉलेज है। ठीक है, वैसे भी वो दोनों चैप्टर आपने फाउंडेशन लेवल पे ही पढ़ा होगा, अगर डायरेक्ट एंट्रीज आए हो तो बीकॉम लेवल पे भी पढ़ा होगा, तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। और अगर नहीं पढ़ा तो बिल्कुल आप उसको पढ़िए, ठीक है सर। चलिए, तो अगर मैं इंश्योरेंस क्लेम की बात करूँ तो इंश्योरेंस क्लेम में दोस्तों हमारे को दो पार्ट आएंगे। एक है लॉस ऑफ स्टॉक और एक है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक, एक है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आपका स्टॉक का लॉस होता है तो क्लेम कैसे लिया जाएगा, अगर आपका प्रॉफिट का लॉस होता है तो क्लेम कैसे लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक से, और फिर एक बार इनके सारे क्वेश्चन खत्म करने के बाद फिर हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पे चलेंगे। चलिए, तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं सर, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं पहले। पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, इन कोर्स ऑफ रनिंग बिजनेस, इन कोर्स ऑफ रनिंग बिजनेस अब नॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस, एक्सीडेंटल लॉस में अकर इन फॉर्म, एक्सीडेंटल लॉस में अकर एक्सीडेंटल लॉस में अकर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ फायर, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल क्लाइमेट लिखो, नेचुरल क्लाइमेट, स्ट्राइक एंड लॉकआउट एक्सेट्रा, एंड लॉकआउट एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट द एसेट ऑफ अ कंपनी, द एसेट of the
business and mainly stock of goods, mainly stock या आप गुड्स कह लो, आर डिस्ट्रॉयड, गुड्स आर डिस्ट्रॉयड पार्शली और होली, पार्शली और होली, पार्शली और होली। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सच एन एक्सीडेंट, such an accident also causes disruption of normal business activity, of normal business activity, disruption of normal business activity। लिखते जाइए सर, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको एकदम ही। तो रिकवर द to recover the business to recover the business to recover the business immediately, needs some money, needs some money, so to recover the risks of such loss, the risks of such loss, to recover the risks of such loss, it take an insurance policy, it take an insurance policy from the insurance company, from the insurance company, from the insurance company, so as to recover the part or whole of the losses। लो सर, फोर्थ पॉइंट भी हो गया, इसको भी उतार लीजिए आप। फिफ्थ पॉइंट, द बिजनेस पे इंश्योरेंस प्रीमियम, the business pay insurance premium yearly or quarterly as per the terms of agreement, as per the terms of agreement। Sixth, if any accidental loss, if any accidental loss occur, the business has to compute the amount of loss, has to compute the amount of loss, has to compute the amount of loss and file a claim, and file a claim
फॉर कंपनसेशन, फाइल अ क्लेम फॉर कंपनसेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी। टू द इंश्योरेंस company. Last point, the insurance company appointed the insurance company, मैंने पूरी कहानी लिख दी जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। द इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट अ लॉस assessor to the investigation to investigate the reason and extent extent not extend extent of the losses as per the report of the losses given by the assessor the insurance claim are met. The insurance claim are met. And here is your 7 point. ये आपके 7 पॉइंट है जिसकी डिस्कशन हम अभी करेंगे। ये आप उतार लीजिए 7 पॉइंट। इंश्योरेंस क्लेम में हमारे 2 पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होते हैं, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, ये सब चीजें, एंड कुछ इंट्रोडक्शन की भाई ये कहाँ से आया, ये चैप्टर कहाँ से क्या रखा, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। आइए मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल 1, ठीक है, मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है सर। इनके गोडाउन में, इनके पास एक गोडाउन है और इनके गोडाउन में सर क्या रखा हुआ है सर, गुड्स और एसेट्स रखी हुई है। इनके गोडाउन में गुड्स और एसेट रखी हुई है, ठीक है भाई। हर कंपनी होती है, हर कंपनी के गोडाउन में गुड्स और एसेट रखी होती है। अब हुआ क्या, एक दिन इनके गोडाउन में आग लग गई, या चोरी हो गई, या बाढ़ आ गई और इनके गोडाउन का सारा माल खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो एबीसी लिमिटेड के गोडाउन में जो गुड्स एंड एसेट्स रखे थे ये डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू, किसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। कई बार आप देखते हो कि गोडाउन में बहुत भीषण आग लग गई है। कई बार देखते हो कि चोरियां बहुत हो गई है, चोरी की वजह से भी गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो सकते। डिस्ट्रॉय ना हो गए वो ले जाता है, हमारे लिए तो खराब ही हो गए, हमारे लिए तो गए वो। थेफ्ट या नेचुरल क्लाइमेट, अब कई बार बाढ़ आ जाती है जिसकी वजह से गोडाउन में जितना ही माल होता है वो सारा का सारा खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो अगर आग लगने की वजह से, चोरी होने की वजह से, नेचुरल क्लाइमेट की वजह से अगर गोडाउन में रखे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो फायर थेफ्ट नेचुरल क्लाइमेट की वजह से जब गुड्स में रखे या एसेट्स, सॉरी गोडाउन में रखे एसेट्स और गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इनको हम एबनॉर्मल या फिर एक्सीडेंटल लॉस कहेंगे। क्या कहेंगे इनको आज के बाद हम? एबनॉर्मल या फिर एक्सीडेंटल लॉस। एबनॉर्मल या फिर एक्सीडेंटल लॉस कहेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आप, मैं बता रहा हूँ आपको,
बस आप कंसेप्ट को ध्यान समझते रहना, ये चैप्टर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। कंसेप्ट को ध्यान समझते रहना, ठीक है। तो अब क्या करा यार, इनको बड़ा नुकसान हो गया है कि इनके गुड्स या एसेट्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए किसी भी वजह से, किसी भी कारण की वजह से, फायर, थेफ्ट, नेचुरल क्लाइमेट, जिनको हम एक्सीडेंटल या फिर एबनॉर्मल लॉस कह रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या, सॉरी ये जो एबीसी लिमिटेड ने क्या करा, इन्होंने कहा कि भाई ये आगे भी हो सकता है, इसलिए हमारे गुड्स जो गोडाउन में रखे हुए हैं या हमारी जो एसेट्स गोडाउन में रखी है, इनका हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ का नहीं होता, सिर्फ कारों का नहीं होता, इंश्योरेंस गोडाउन में रखे गुड्स या फिर उनमें रखी एसेट्स का भी होता है। कि भाई इनकी वजह से कभी एक्सीडेंटली एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो हम अपना इंश्योरेंस का पैसा जो हमारा लॉस हुआ है उसके रिस्क को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो अब एबीसी लिमिटेड ने क्या करा, एक इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ा और उससे इंश्योरेंस कहा कि भैया देखो हमारे गोडाउन में 10 लाख रुपए के गुड्स रखे हुए हैं, इनका हमें इंश्योरेंस कराना है। अब जब भी इंश्योरेंस कराया जाएगा सर, ऑटोमेटिकली वो बेस्ड होगा गुड्स की वैल्यू पे, जो गुड्स की वैल्यू रखी हुई है सर उस पे बेस्ड होगा। मतलब गोडाउन में जितना अमाउंट का, जितने वैल्यू के गुड्स एंड एसेट्स रखे होंगे उनके बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करेगी उनका, और उसी के बेसिस पर प्रीमियम डिसाइड होगा। अगर आपने कभी अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया हो तो लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी लाइफ कह रहा हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस कराया हो तो आप देखिएगा कि मेडिकल इंश्योरेंस के जो, अगर आप 20 साल या 30 साल की उम्र के अंदर अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो तो आपको बहुत सस्ता होगा, एक साल में लगभग 7-8 हजार रुपए का हो जाएगा, अच्छी कवरेज के साथ, 10 लाख की कवरेज के साथ। पर जब अगर कोई ऐसा पर्सन जिसकी एज 55-60 है, उसकी बीमारी होने के चांस ज्यादा है, उनका इंश्योरेंस क्लेम 15,000, 20,000, 25,000 तक होता है। तो इसी तरीके से पता लगाते हैं कि भैया इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो गुड्स और एसेट्स की वैल्यू है उसके बेसिस पर इंश्योरेंस करती है, और उसके बेसिस पर ही उस कंपनी से इंश्योरेंस प्रीमियम लेगी। तो अब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर देखा जाएगा कि इन्होंने इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस कराने के लिए इनको प्रीमियम देना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा। अब इंश्योरेंस प्रीमियम ये पे करते जाएंगे, ठीक है, हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम ये पे करेंगे। और जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कि आपने हर साल, ये देखो ईयरली बेसिस पर भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो सकता है और क्वार्टरली बेसिस पर भी होता है, महीने के बेसिस पर नहीं करते। या तो ईयरली बेसिस पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो या क्वार्टरली बेसिस पर होता ये ईयरली बेसिस पर है मैक्सिमम। अगर क्वार्टरली का है तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑप्शन दे सकती है क्वार्टरली का कि हर 3 महीने में कर दो, वरना ईयरली एक बार करो अब एडवांस में, पूरे साल का इंश्योरेंस हो जाएगा आपको गुड्स। अच्छा एक बात सुनो, मान लीजिए मेरा ये 10 लाख की वैल्यू के गुड्स मेरे एसेट्स गोडाउन में रखे हुए हैं और इनका मैंने इंश्योरेंस कराया, तो कम से कम 15 से 20 हजार मेरा प्रीमियम जा रहा है, मान लो 20 हजार प्रीमियम जा रहा है मेरा। अब ये 20 हजार रुपए मैंने जो प्रीमियम दिया पहले साल का, अगर वो नहीं, गुड्स को कोई फायर नहीं हो, कोई भी एक्सीडेंटली एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ, तो वो 20 हजार वापस नहीं आएंगे मेरे दोस्त, वो गए। फिर अगले साल फिर से इंश्योरेंस कराओ। तो ये नहीं होता कि जब आप इंश्योरेंस कराते हैं और आपके अगर पहले साल में आपने 20 हजार का प्रीमियम दिया और पहले साल में गुड्स को कुछ नहीं हुआ, एसेट्स को कुछ नहीं हुआ, तो वो पैसा आपका जमा होता जाएगा और आपको वापस मिलेगा, नहीं होता ऐसा। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही ऐसा है जहां पर आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, और कोई भी ऐसा इंश्योरेंस नहीं है, कोई भी नहीं। लिटरली आप गाड़ी का करा लो, स्कूटी, बाइक, घर का करा लो या गुड्स का करा लो, एसेट्स का करा लो, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस कराओ, आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही ऐसा होता है जहां पर आप पैसा देते हो और आपको कुछ नहीं होता, तो आपका सारा पैसा ब्याज के साथ वापस आ जाता है। तो ठीक है, तो भैया हुआ क्या कि भाई एबीसी लिमिटेड को बड़ा डर लगा कि यार इसका डिस्ट्रॉय हो गया, गुड्स एसेट्स 10 लाख के गुड्स चले गए, तो इन्होंने कहा कि ऐसा कभी आगे ना हो, तो ये अपने गुड्स का, एसेट्स का गोडाउन में रखे इंश्योरेंस करा लेते हैं, जिसमें ये हर साल प्रीमियम पे करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी इनके रिस्क को प्रोटेक्ट करती है। क्यों कराते हैं? टू प्रोटेक्ट द रिस्क, टू प्रोटेक्ट द रिस्क, टू प्रोटेक्ट द रिस्क। रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं कि कल को अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने इंश्योरेंस
कंपनी से इस जो लॉस हुआ है उसका हम रिकवरी ले सके, क्योंकि हम उसी के लिए तो आपको कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं दोस्त। समझ में आया नहीं आया? दिस इज कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम नहीं कहेंगे इसको हम, इसके बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी कैसे यहाँ पर बीच में आई और कैसे क्या हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब थोड़ा एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, पूरी कहानी धीरे धीरे एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। वही एबीसी लिमिटेड है, इन्होंने अब इंश्योरेंस करा लिया था, इनको एक बार झटका लग गया था, इन्होंने कहा भाई अब मैं ऐसा रिस्क नहीं लूंगा, हर साल 20,000 30,000 का प्रीमियम भर दूंगा पर इंश्योरेंस करा लेता हूँ, बहुत महंगी गुड्स है। अब एबीसी लिमिटेड ने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस प्रीमियम करा, इंश्योरेंस ले लिया, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं इसको, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। ठीक है जी, किससे ले ली? कोई इंश्योरेंस कंपनी होगी, उनसे इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। ठीक है भाई, समझ में आ गया, इंश्योरेंस पॉलिसी लेगी। अब इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो क्या होगा दोस्त? इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो क्या होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ेगा, राइट? इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ेगा और ऑन ईयरली बेसिस पर ये प्रीमियम भरते हैं। तो पिछली बार इनके गुट जल गए थे, इनका बड़ा नुकसान हुआ था, इन्होंने कहा भाई चलो भाई कुछ नहीं है, मैं तो इंश्योरेंस ले लेता हूँ, कल को अगर अगली बार ऐसा होता है तो भैया हमें क्लेम तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा हमें। ठीक है, तो अब एबीसी लिमिटेड ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, 1 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, और आफ्टर सम ईयर, पहले साल में कुछ नहीं हुआ, इसने कहा भाई कोई बात नहीं, अगले साल भी लेता हूँ, अगले साल भी लेता हूँ, हर साल वो इंश्योरेंस अपना करा रहे हैं, हर साल प्रीमियम भर रहे हैं और कवर रख रहे हैं अपने। आफ्टर सम ईयर फिर से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, अब नॉर्मल लॉस हो गया है, एक्सीडेंटल लॉस हो गया है, ड्यू टू फायर, किसी भी वजह से वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। लो जी, हो गया जी, हो गया। अब उनको खुशी होगी? नहीं सर, खुशी थोड़ी होगी, उनको अब उतना दुख नहीं होगा। दुख तो होगा भाई, मेरे गुड्स जल गए, मेरी एसेट्स जल गई है, दुख तो होगा, पर उतना नहीं होगा कि हाँ पहले वो मरने की बातें कर रहे थे यार मेरा सारा लूट गया, ये वो, उतना दुख नहीं होगा। हाँ, ये थोड़ा बहुत दुख रहेगा गुड्स का, पर उनको ये भी एश्योरेंस होगी कि यार मैंने चलो इंश्योरेंस करा रखा है, कुछ पैसा मेरे को इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम के तौर पर देगी। 100% नहीं देती दोस्त, 90%, 95%, 85% कुछ तो आएगा। ठीक है, मेरा ज्यादा लॉस तो नहीं होगा। ठीक, तो एबीसी लिमिटेड के गोडाउन में जो गुड्स रखे थे, गोडाउन में जो एसेट्स और गुड्स रखे थे डिस्ट्रॉयड हो गए ड्यू टू एक्सीडेंटल लॉस। लिख देता हूं, उसमें सभी कवर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें बताएगा कौन सा लॉस है, एक्सीडेंटल लॉस। एक्सीडेंटल लॉस की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। अब एबीसी लिमिटेड इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच गई, उन्होंने कहा भाई लाओ हमें क्लेम का पैसा दो, हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है ऐसा थोड़ी होता है, रुको। तो ये क्या करने गए? ये सीधा सीधा कहां चले गए? ये सीधा सीधा गए ऐसे और ऐसे, कहां पर? इंश्योरेंस कंपनी के पास। एबीसी लिमिटेड डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के पास चली गई क्लेम मांगने। क्लेम बोले तो पैसे मांगने। उन्होंने कहा भाई भाई मेरे तो 10 लाख के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए और मैंने आपसे इंश्योरेंस लिया हुआ था, लाओ मेरे को 10 लाख रुपए वापस करो। भाई एबीसी लिमिटेड डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम मांगने चले गई, जो गुड्स उससे, जो गुड्स या फिर एसेट डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि भैया सबसे पहले ऐसे क्लेम नहीं मिलता कि आप आए, आपने कहा मेरे 10 लाख के गुड्स थे, हम कैसे मान ले कि 10 लाख के गुड्स थे? हमें थोड़ी पता है, हम थोड़ी और रोज आपके वहां देखने आए कि इतने के गुड्स थे, क्या थे। भाई आपके गोडाउन में आग लग गई, हमें कैसे पता है कि आपके गोडाउन में जिस टाइम आग लगी थी उस टाइम गुड्स कितने अमाउंट की, कितनी वैल्यू के पड़े थे? ये तो नहीं पता। तो जब हमें ये पता ही नहीं तो आप आपके कहने पर, आपके वर्बली कहने पर हम आपको इतना क्लेम नहीं दे सकते। पहले एक काम करो, क्लेम मांगा आपने, ठीक है आपका हक बनता है, पहले एक काम करो कि जो आप क्लेम मांग रहे हो उसका अमाउंट कैलकुलेट करके लाओ। भाई क्लेम करने से पहले एबीसी लिमिटेड को लॉस का अमाउंट कि कितना लॉस हुआ उसको कंप्यूट करना पड़ेगा।
क्लेम करने से पहले एबीसी लिमिटेड को लॉस का अमाउंट कंप्यूट करना पड़ेगा। लिख दूं, क्लेम करने से पहले एबीसी लिमिटेड को लॉस का अमाउंट कंप्यूट करना होगा। ऐसे थोड़ी क्लेम मिलेगा भाई। लॉस का अमाउंट हम कंप्यूट करेंगे, जिसका लॉस हुआ वो, या इंश्योरेंस कंपनी? पहले आप कंप्लीट करेंगे, पहले आप कंप्यूट करोगे, मतलब हम लोग, मतलब हमारी जो एबीसी लिमिटेड कंपनी, हम कंप्यूट करेंगे लॉस का अमाउंट। और इस चैप्टर में दोस्तों हमें यही करना है। इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ अमाउंट। यही चैप्टर के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। इन दिस चैप्टर, लिख दे यहां पर, इन दिस चैप्टर, in this chapter we have to calculate how much amount we have to calculate how much amount of compensation we claim from the insurance company, फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। कितना अमाउंट का कंपनसेशन हम क्लेम कर सकते हैं, क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो समझ में आया ये चैप्टर हमें क्यों करना है कि भैया अगर मान लो किसी कंपनी के गोडाउन में लॉस हो जाता है, मतलब आपके ही कंपनी के गोडाउन में लॉस हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट या फायर, किसी भी कारणवश, तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा कितने अमाउंट का लॉस हुआ है और कितने अमाउंट का आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो। ये कंप्यूट करना पड़ेगा, और ये कंप्यूट करने के बाद ही आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर उसको कंप्यूटेशन जो डिटेल है वो देकर कहोगे भाई इतना अमाउंट का लॉस हुआ, लाओ हमें क्लेम दे दो। ठीक है सर, समझ में आया नहीं आया? तो हमें इस चैप्टर में यही करना है, इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। होप अब आपको चैप्टर का अंदाजा हो गया है कि पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है, कि जो भी लॉस हो रहा है उस लॉस का अमाउंट हमें कंप्यूट करना है, जिससे हम वो अमाउंट कंप्यूट करने के बाद अपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग पाए। ठीक है, लिख देता हूं, आफ्टर कंप्यूटेशन एबीसी लिमिटेड क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। जब कंप्यूटेशन हो जाए तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकेंगे। समझ में आया? लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक है सर, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 3। ऐसे नहीं होता है। अब मेरी बात सुनो, इंश्योरेंस कंपनी अब भी आप पे भरोसा नहीं करेगी। रीजन क्या है, क्यों नहीं करेगी भरोसा? भाई अभी भी ये होता है कि भाई आप किस तरीके से कंप्यूटेशन कर रहे हो, क्या आपने जो कंप्यूटेशन करी वो ठीक भी करी है, नहीं करी। ऐसी इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों इतनी जल्दी भरोसा नहीं करेगी। अब इंश्योरेंस कंपनी का स्टेप क्या होगा? आपका स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि आपने अपने लॉस को कंप्यूट करा, ठीक है, उसके लिए आपने देखा कितना अमाउंट हमारा लॉस हुआ है, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, अपनी लॉस कंप्यूटेशन दिखाए और कहा कि इतने पैसे हमें दो, हमारा क्लेम कंपनसेशन कर, हमें जो क्लेम है हम मांग रहे हैं आपसे, आप हमें दो। अब अगला स्टेप इंश्योरेंस कंपनी का ये होगा कि ये नहीं होगा कि भाई आपका देखा और आपको पैसे दे दिया ना। इंश्योरेंस कंपनी का अब अगला स्टेप क्या है? अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? ये एग्जाम्पल नंबर 3। इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या आया? एबीसी लिमिटेड द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के पास आया एबीसी लिमिटेड द्वारा क्लेम फाइल हुआ है ना, क्लेम फाइल हुआ किसके द्वारा? एबीसी लिमिटेड। अब क्लेम फाइल होने के बाद अब इंश्योरेंस कंपनी का स्टेप क्या होगा? सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी एक पर्सन को अपॉइंट करेगी। उस पर्सन को कहा जाएगा लॉस एसेसर।
उस पर्सन को लॉस एसेसर कहा जाएगा। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा रिपोर्ट बनाना, टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट। इसका काम होगा रिपोर्ट बनाना। अब सर रिपोर्ट में क्या बनाएगा? रिपोर्ट में दो तीन चीजें कंसीडर करेगा। पहला, रीजन फाइंड करेगा कि लॉस होने की वजह क्या है। रीजन फाइंड आउट करेगा कि किस वजह से लॉस, किस वजह से एक्सीडेंटल लॉस हुआ। ओके, रीजन फाइंड आउट कर लो कि ऐसे तो नहीं है कि जो ऑनर है एबीसी लिमिटेड का उसने जानबूझ के ऐसा करा क्लेम लेने के लिए, कुछ सारे खराब हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे सारे के सारे, जला देता हूँ क्लेम आ जाएगा क्योंकि बाहर तो बिकेगा नहीं, है ना, ऐसा भी तो कर सकता है। तो लॉस फाइंड आउट करो कि एक्चुअल रीजन क्या था, रीजन क्या है, किस वजह से एक्सीडेंटल लॉस हुआ। ठीक है जी, वो फाइंड आउट करो। क्या ये अपने आप होने की वजह से हुआ है, क्या हुआ, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये पूरा पर्सन इन्वेस्टिगेट करेगा, ऐसे नहीं आपको लेते। कितना लॉस हुआ वो भी मेजर करना पड़ेगा, किसके द्वारा? ये लॉस असेसर के द्वारा। आपने जो मेजर करा वो तो ठीक है, अब ये भी मेजर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी जो पर्सन अपॉइंट करेगा वो भी मेजर करेगा कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ वो भी मेजर करेगा। वैसे तो और चीज भी मेजर करेगा पर अभी हम इतना इतना मोटा मोटा ले लेते हैं। और ये करने के बाद अब जो इसका काम होगा, इस दोनों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो रिपोर्ट जाकर किसको दे देगा? इंश्योरेंस कंपनी को। ये ऐसे जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी के पास ये, इधर देखो ऐसे, ये हो गया। ठीक है, ये ऐसे जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी के पास रिपोर्ट दे देगा। और क्या रिपोर्ट दे देगा? इधर देखो क्या रिपोर्ट दे देगा, यही बनाकर रिपोर्ट दे देगा, लॉस सेसर रिपोर्ट देगा इंश्योरेंस कंपनी को। अब उस रिपोर्ट को देखकर इंश्योरेंस कंपनी आगे क्लेम प्रोवाइड करेगी। रिपोर्ट के बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। ठीक है जी, स्टेप 1 ना समझ में आया? रिपोर्ट के बेसिस पर क्लेम दिया जाएगा। पहला स्टेप क्या था सर? पहला स्टेप था क्लेम फाइल हुआ। दूसरा स्टेप था पर्सन अपॉइंट करा। तीसरा स्टेप था रिपोर्ट तैयार करी। चौथा स्टेप था रिपोर्ट को इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजा। और फिर पांचवा स्टेप था रिपोर्ट के बेसिस पर क्लेम दिया जाएगा। इस तरीके से होगा काम। तो ये था पूरा का पूरा। आइए एक बार मैंने जो लिखवाया है मैं सारा आपको पढ़ा देता हूं। जो मैंने ऊपर लिखवाया था वो क्या कहता था, जो मैंने ऊपर लिखवाया वो क्या कह रहा है, वो एक बार सारा मैं आपको पढ़ा देता हूं। देखिए, इन अ कोर्स ऑफ रनिंग बिजनेस abnormal और एक्सीडेंटल लॉस में अकर इन अ फॉर्म ऑफ फायर, थेफ्ट, नेचुरल क्लाइमेट एंड स्ट्राइक, लॉकआउट, कुछ भी हो सकता है। एबनॉर्मल रीजन का है, वो कह रहा है कि भैया एक बिजनेस चल रहा था और उस बिजनेस के अंदर किसी भी वक्त एबनॉर्मल या फिर एक्सीडेंटल लॉस हो सकता है। भैया एबनॉर्मल एक्सीडेंटल लॉस किस वजह से हो सकता है? इसके कारण हो सकते हैं कि फायर, आग लग गई, चोरी हो जाना, नेचुरल क्लाइमेट, स्ट्राइक हो गई लेबरों की, लॉकआउट हो गया मतलब बंद हो गई कंपनी किसी कारणवश, ऐसा हो सकता है। एज अ रिजल्ट द एसेट ऑफ द बिजनेस एंड द मेनली स्टॉक, एज अ रिजल्ट जो बिजनेस के पास एसेट्स थी या स्टॉक्स था, गुड्स था, वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या तो आधे, जैसे मान लो आग लग गई और आग लगने के बाद आधे गुड्स जल गए, आधे बच गए, तो जो गुड्स जले उसी के तो पैसे मिलेंगे आपको, है ना। तो पार्शली या फुल्ली क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सच एन एक्सीडेंटल आल्सो कॉजेज डिस्ट्रप्शन ऑफ द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। अब भाई क्या हुआ?
आग लग गई, आग लगने की वजह से 60% गुड्स जल गए थे, और जलने के बाद क्या वह बिजनेस उस तरीके से रन कर पाएगा जैसे पहले कर रहा था? नहीं, कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रप्शन आ जाता है, कहीं ना कहीं एक रुकावट आ जाती है। अब वैसे रन नहीं कर पाएगा जैसे वो पहले कर रहा था। एक तरफ से आग लग गई, दूसरी तरफ से बिजनेस चले, ऐसा नहीं होता। पहले आग लगी उसमें तो आधा वो टाइम ही खराब हो जाएगा कि भाई इसको पहले ठीक करो, सही करवाओ, ये वो पूरा महीना खराब हो जाएगा। तो एक नॉर्मल बिजनेस जो होता है वो कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं कॉजेज एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। टू रिकवर द बिजनेस इमीडिएटली, अगर आप अपने बिजनेस को इमीडिएटली रिकवर करना चाहते हो, भाई एक तरफ से आग लग गई और दूसरी तरफ से बिजनेस भी लगातार चल रहा है, इमीडिएटली रिकवर करना चाहते हो और आपको इतना दुख ना हो, अपने रिस्क को कवर करना चाहते हो, तो आपको उसी वक्त पैसों की जरूरत होगी, राइट। टू रिकवर द बिजनेस इमीडिएटली नीड सम मनी, आपको इमीडिएटली पैसों की जरूरत होगी, और जो 60% स्टॉक जला है उसको लेकर अपना बिजनेस नॉर्मल चला सकते हो। पर इसके लिए टू रिकवर द रिस्क ऑफ सच लॉसेज, इस लॉसेज के रिस्क को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। अगर कल को आग लगने या किसी भी वजह से हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पार्शली या फुल्ली, तो हम इंश्योरेंस क्लेम ले पाए उस इंश्योरेंस कंपनी से जिसको हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लोगे तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। द बिजनेस पे इंश्योरेंस प्रीमियम ईयरली और क्वार्टरली एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। आपके क्या एग्रीमेंट और टर्म्स है इंश्योरेंस कंपनी, उसके बेसिस पर ईयरली या फिर क्वार्टरली आप प्रीमियम दे सकते हो, देना पड़ेगा। मतलब इफ एनी एक्सीडेंट लॉस अकर, द बिजनेस हैज कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस एंड फाइल अ क्लेम फॉर अ कंपनसेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो जब भी अगर लॉस होता है तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस को एक कंप्यूट करेगा अमाउंट की, कितने अमाउंट का लॉस हुआ है, और फिर एक कंपनसेशन क्लेम फाइल करेगा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। अब इंश्योरेंस कंपनी का तीसरा एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल था, तीसरा एग्जांपल, द इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट अ लॉस एसेसर टू इन्वेस्टिगेट द रीजन एंड एक्सटेंट ऑफ द लॉसेस। किस रीजन की वजह से लॉस हुआ और कितने अमाउंट का लॉस हुआ वो आप इन्वेस्टिगेट करेगा, और एज पर द रिपोर्ट के बेसिस पर लॉस गिवन बाय द लॉस एसेसर आएगा। रिपोर्ट के बेसिस पर रिपोर्ट ऑफ लॉस, सही लिखा था मैंने, रिपोर्ट ऑफ लॉस given by the loss given by the assessor, the insurance company claim, insurance claim are met, इंश्योरेंस क्लेम दिया जाएगा। बताइए सर, क्या आपको पूरी कंसेप्ट, पूरा कहानी समझ में आया? क्या आपको पूरी चीजें समझ में आ गई कि किस तरीके से ये इंट्रोडक्शन रहा है इंश्योरेंस क्लेम का? इंश्योरेंस क्लेम का दोस्त ये इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में समझिए थोड़ा सा, और ये आपने समझा भी। अब होप अब आपको क्या करना है, एक मिनट ना, हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें, मैंने एग्जांपल आपको करा दिया, सारे एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, अच्छे से लिख लेना इसको, पूरा एक कंसेप्ट तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में, ये पूरा इंट्रोडक्शन था आज की क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें दो पार्ट है, एक है लॉस ऑफ स्टॉक का पार्ट और एक है लॉस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट। अब लॉस ऑफ स्टॉक पहले स्टार्ट करेंगे, उसके कंसेप्ट देखेंगे, उसके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देखेंगे। करना क्या है, करना यह है कि जो भी आपका लॉस हुआ उसके अमाउंट को कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा लॉस हुआ उसके अमाउंट को हमें कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करना है मेरे दोस्त, तो इसके लिए सीखना पड़ेगा ना कि कौन सा अमाउंट का लॉस हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लॉस ऑफ स्टॉक का टॉपिक, जिसमें हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे, और पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। सारे क्वेश्चन करेंगे मॉड्यूल के, पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन होंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पूरा चैप्टर खत्म होने दो, आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर का, ठीक है। हर साल पेपर में आता है, तो जितने साल ये पेपर में आया, हर साल की पेपर क्वेश्चन हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।